हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिर छिपाना क्या चाहते हैं? इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। 24 नवंबर को संभल में घटना हुई है और आज 4 दिसंबर है। 11 दिनों के बाद भी राहुल गांधी को संभल जाने नहीं दिया गया। क्या नेता प्रतिपक्ष घटना के 11 दिन बाद भी किसी इलाके में नहीं जा सकते हैं? राहुल गांधी को तो रोका ही गया, लेकिन जिस तरह से संभल से अवैध अतिक्रमण हटाने की खबरें आ रही हैं, यह भी देखा जाना चाहिए कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे और आपको सावधान करेंगे कि गोदी मीडिया एक बार फिर से बुलडोजर के गरजने बरसने को लेकर झूमने लगा है। आपका काम है देखना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। यह कौन देखेगा? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इसी से साफ था कि राहुल गांधी को किसी भी हालत में संभल नहीं जाने दिया जाएगा। संभल तो क्या, यूपी में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें दिल्ली में ही रोक दिया गया। गाजीपुर से संभल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 150 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाने का क्या मतलब है? मेरठ और गाजियाबाद में तो शांति है, लेकिन वहां तक भी राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया। क्या विपक्ष को स्वाभाविक गतिविधि भी नहीं करने दी जाएगी? प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? घटना में लोगों के साथ क्या हुआ, यह सब सुनने और देखने के लिए विपक्ष के नेताओं को जाना ही चाहिए। लेकिन संभल की हिंसा के 11 दिन बाद भी राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया गया। राहुल नहीं जाते हैं तो कहा जाता है जा नहीं रहे हैं, अब जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। भारत समाचार न्यूज चैनल पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान चल रहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाकर शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें संभल नहीं जाना चाहिए। लेकिन शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप तो तब लगता जब राहुल गांधी घटना के तुरंत बाद जाने का प्रयास करते। वे तो हिंसा की घटना के 11 दिन बाद संभल के लिए निकले थे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थीं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल में धारा 144 लगी है, वहां सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने से प्रशासन का कौन सा असहयोग हो जाता? क्या प्रशासन इतनी भी व्यवस्था करने के लायक नहीं है? क्या संभल की हालत इतनी खराब है? तब तो नेता प्रतिपक्ष को संभल जाना ही चाहिए था। रोके जाने के बाद राहुल गांधी कार से बाहर आए और थोड़ी देर तक पत्रकारों से बात की। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है कि हम लोकतंत्र में हैं भी या नहीं। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवारों के लोग मारे गए हैं। उनके दर्द और पीड़ा को समझने और उनके साथ समय बिताने के लिए वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं
और अन्य नेता भी जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है, योगी शाही है, अमित शाही है, यह जयराम रमेश अपने ट्विटर पर लिखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने यूपी सरकार का एक आदेश पत्र ट्वीट किया है। उनका कहना है कि संभल के जिलाधिकारी ने नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को लिखकर राहुल गांधी को रोकने के लिए कहा है। यही वो आदेश पत्र है जिसे सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। इस आदेश पत्र में घटना की सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर डाल दी गई है। आमतौर पर प्रशासन इस तरह से समुदायों को नाम लेकर चिन्हित नहीं करता है। इस घटना में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, मगर पत्र की भाषा जज के आदेश की तरह लगती है। जबकि संभल की घटना की न्यायिक जांच अभी हो रही है, तो प्रशासन के आदेश पत्र में कैसे लिखा जा सकता है कि 24/11/2024 को अधिवक्ता कमीशन द्वारा मस्जिद में शेष कार्रवाई की गई, जिसके उपरांत मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी, पथराव और आगजनी की गई। इस कारण जनपद संभल का माहौल अति संवेदनशील हो गया है। दिनांक 10/12/2024 तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि को जनपद संभल में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा संभल के लिए प्रस्थान करने पर इन्हें अपने जनपद की सीमा में ही रोकने की व्यवस्था करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ये आदेश पत्र है। लिखा है राहुल गांधी की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें और अपने जनपद की सीमा में ही रोक दें। इस हालत में विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष होने का भी कोई मतलब नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष की गतिविधि क्या हो सकती है जनता के बीच जाने के अलावा? इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया। लेकिन इस घटना पर जब सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके तर्क जरा विचित्र नजर आए। वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी प्रतिस्पर्धा को रेखांकित कर रहे थे और उन जगहों के बारे में याद दिला रहे थे जहां राहुल गांधी नहीं गए। लेकिन इसका संभल जाने की घटना से क्या संबंध है? अगर कोई कहीं भी जाना चाहता है राजनीतिक के तौर पर, हर घटना के बाद सामाजिक संगठन जाते हैं, राजनेता जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा है तो समाजसेवी संगठनों को वहां जाने से क्यों रोका गया है? ये सब भी प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी के सामने रखे जाने चाहिए। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी है, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा,
यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा? भारतीय न्याय संहिता में धारा 144 का नाम अब 163 हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग भी, पत्रकार भी 144 का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि यूपी के उप मुख्यमंत्री भी धारा 144 ही कह रहे हैं। संभल में धारा 163 लगी हुई है और बाहर के लोगों के प्रवेश पर रोक के आदेश हैं। तो ये बाहर के लोग कौन हैं? क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी या उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अब बाहर के लोग हो गए? हाथरस में तो राहुल गांधी ने कहा था अगर 144 का उल्लंघन हो रहा है तब वे अकेले जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भी उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था और गिरफ्तार कर लिए गए थे। 2020 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को रोका गया। जब उनका काफिला रोका गया, दोनों सड़क पर पैदल चलने लगे। बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार किया। सारे गोदी चैनलों के पास उस समय के वीडियो होंगे। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनके साथ भी धक्का मुक्की के वीडियो आए। इसके भी वीडियो गोदी चैनलों के पास होंगे। 2021 में प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने जा रही थीं, तब भी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी मुख्य सड़कों पर भारी पुलिस तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा तब किसी अन्य रास्ते से लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे। उस समय अखिलेश यादव को भी लखनऊ के उनके घर में घेर लिया गया था। वे लखीमपुर खीरी नहीं जा सके थे। इन घटनाओं के संदर्भ में देखिए तो लगता है कि किसी भी हाल में विपक्ष के नेताओं को रोका ही जाना था, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि विपक्ष के नेता जनता के बीच ना जा सकें, इसे कानून व्यवस्था के नाम पर सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विपक्ष के 3-4 नेताओं को भी अपनी सुरक्षा में पीड़ितों तक नहीं ले जा सकती है? घटना स्थल का दौरा नहीं करा सकती है? आखिर पुलिस के पास क्या कुछ छिपाने के लिए है? कम से कम लोग अपनी बात तो कह सकेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ क्या किया। लोगों से नहीं, विपक्ष के नेताओं को प्रशासन से भी मिलकर उनकी बात रखने का अधिकार या अवसर मिलना चाहिए। प्रशासन तो राहुल गांधी के घर नहीं जाएगा, तो राहुल गांधी को ही जाना पड़ेगा, तो फिर रोका क्यों जाता है? आज देखिएगा, गोदी चैनलों पर विपक्ष की राजनीति को खलनायक बनाया जाएगा। एक न्यूज चैनल ने अपनी ब्रेकिंग न्यूज में लिखा भी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तगड़ा झटका। मीडिया को यह सवाल करना चाहिए था कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं जा सकता, तो रोके जाने पर मीडिया लिख रहा है तगड़ा झटका लगा उन्हें। पहले की भी किसी बहस को निकाल कर देखिए आप, किस तरह से विपक्ष को लेकर बरता जाता है। फिर से विपक्ष को खलनायक बनाने का खेल चालू हो चुका है। सर्वे के बाद सर्वे, और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूं जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी। संभल की घटना के बाद विपक्ष के आप किसी भी बयान को देखिए, उनकी गतिविधियों को देखिए, कहीं से नहीं लगेगा कि अति राजनीतिकरण किया जा रहा है और तुरंत फायदा उठाने की होड़ मची है। आप खुद देखिए, विपक्ष ने संयमित तरीके से ही बयान दिए और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव लगातार प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि संभल में सदियों पुराना भाईचारा खत्म करने के लिए हिंसा कराई गई। 3 दिसंबर को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अखिलेश यादव ने अपना एक लिखित भाषण पढ़ा था। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है।
वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आज ही खबर आ रही है यानी 3 दिसंबर को कि संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। ऐसी घटना के बाद पहले भी अतिक्रमण का अभियान शुरू हुआ है। मीडिया ने फिर से बुलडोजर के एक्शन को लेकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। चंद रोज ही हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असंवैधानिक तक कहा कोर्ट ने और बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर पूरी व्यवस्था बनाई। उदाहरण के लिए आपको हम भास्कर, जागरण और अमर उजाला की हेडलाइन दिखाना चाहते हैं। इन तीनों अखबारों ने अवैध अतिक्रमण का इस्तेमाल किया है, बुलडोजर गरजेगा लिखेगा। इन तीनों की रिपोर्ट को हमने ध्यान से पढ़ा, इनमें से किसी में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र तक नहीं है। बस यही लिखा है कि संभल में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जबकि मीडिया का काम यह देखना और बताना है कि बुलडोजर चलाने
और अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन हो भी रहा है या नहीं। अगर आप ये बात जानते तो ठीक से देख पाते कि प्रशासन कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहा। याद रखिएगा, जो प्रशासन किसी समुदाय के साथ ज्यादती करेगा वह एक दिन इसी ताकत का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी करेगा। इसलिए जिन खबरों को आप पढ़ते हैं उन्हें मनोहर कहानियां समझकर पढ़ना बंद कीजिए, नागरिक बनकर पढ़ा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अवैध अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। जागरण और अमर उजाला की दोनों रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस कब दिया। संभल की घटना को 11 दिन ही हुए हैं, क्या इन्हें 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर 15 दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा घर गिराने की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी ताकि कोर्ट के सामने सबूत रहे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। अगर प्रशासन घर गिराने का फैसला लेता है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा। क्या संभल में जिनकी दुकानें गिराई जा रही हैं उन्हें 15 दिन का नोटिस मिला है? उन्हें जवाब देने का मौका मिला है? यह सवाल तो है। बहराइच में ही 23 घरों को नोटिस दिया गया था, 3 दिनों का ही समय दिया गया, ऐसी खबरें छपी। कभी मीडिया ने यह नहीं लिखा कि प्रशासन का अन्याय है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समय नहीं दिया गया। क्या इस तरह से घर गिराए जाते रहेंगे? लेकिन जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है मीडिया गर्जा बरसा लिखने लग जाता है। संभल में जब कर्फ्यू है, स्थिति संवेदनशील है, तब उस स्थिति में अतिक्रमण का अभियान भी चल रहा है। यह कैसे चल सकता है? वहां कर्फ्यू है, 144 163 है, इसी आधार पर राहुल गांधी को रोका जा रहा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। क्या इससे संदेह नहीं हो रहा है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के जरिए एक समुदाय को दंडित किया जाने लगा है? जिलाधिकारी पत्र लिखकर साफ साफ नाम लेकर मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या नहीं माना जाएगा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के जरिए दंडित किया जा रहा है? संभल में अगर 10 दिसंबर तक धारा 163 लगी है तो क्या तब तक अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं रुक सकता था? क्या कर्फ्यू की हालत में जिनके घर या जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं वो अपने कानूनी अधिकारों का भय मुक्त वातावरण में प्रयोग कर पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? क्या यह सवाल जागरण, भास्कर, अमर उजाला या कोई भी न्यूज चैनल पूछ रहा है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाए, उसके नेता पे जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। बुलडोजर मामले में सुनवाई के वक्त जस्टिस BR गवई ने समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से कहा उससे साफ हो गया कि बुलडोजर से घर गिराने की राजनीति किसे निशाना बना रही है। जस्टिस गवई ने कहा था कि शरण का अधिकार, राइट टू शेल्टर्स, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। किसी निर्दोष को शरण के अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर अचानक एक इमारत को ढहा दिया जाता है और पास की इमारतें खड़ी रहती हैं तो ऐसी कार्रवाई साफ तौर पर मालाफाइड है, यानी यह साफ रूप से बदले की भावना और गलत इरादे से की गई कार्रवाई है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका उद्देश्य किसी अवैध निर्माण को गिराना नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की कोर्ट में ट्रायल हो उससे पहले ही सजा देने का है। कभी आपने सुना कि उन बाजारों में बुलडोजर गरजा है जहां बीजेपी के समर्थकों का दबदबा है? या जो गरजने और बरसने का उत्सव अखबारों में मनाया जाता है वो इसलिए कि आप कभी भी नागरिक बनकर नहीं सोचें, एक समुदाय का हिस्सा बनकर सोचें। हमेशा इन खबरों को इस समुदाय बनाम उस समुदाय के हिसाब से दिखाया जाता है और आप देखने लग जाते हैं। आप खुद से बेवकूफ बनना चाहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं,
क्योंकि यह फैसला आपका है। लेकिन आप जिन चैनलों और अखबारों को पैसा देते हैं वो आपसे पैसा लेकर आपको बेवकूफ बनाएं, आपको हिंसा और अन्याय का समर्थक बनाएं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं? इसी से आपका परिवार या आपके राज्य का, आपके जिले का भला होने वाला है। और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। आखिर इतनी बहसों और दावों से हम क्या हासिल करने वाले हैं? नौकरी, पढ़ाई, दवाई, इन सब की बहस पीछे चली जा रही है। आप किसी दो में से एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अगले 10-20 साल की तैयारी की जा रही है। संभल से खबर आती है तो अजमेर से आने लग जाती है, बनारस बदायूं से ऐसी खबरें आने लग जाती हैं। जिस रफ्तार से दावे किए जा रहे हैं, सर्वे के आदेश पारित हो रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इसके जरिए तापमान गर्म किया जाएगा। गोदी चैनलों में बहस की दरियां बिछा दी गई हैं। ऐसे ऐसे तर्क पेश किए जा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं। आवेश में दावे किए जा रहे हैं जिसे सुनकर लगेगा कि सही ही बोला जा रहा है। आपके पास उसका कुछ जवाब तो है नहीं, मगर ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर यह नया अलगाववाद है। राजमोहन गांधी ने 1991 के उपासना स्थल एक्ट के समय सदन में भाषण दिया था। यह रिकॉर्ड पर है उनका भाषण। उन्होंने इस एक्ट के समर्थन में अपनी पार्टी जनता दल की तरफ से बोलते हुए कहा था, ऐसे मामलों से आवेश, भावावेश पैदा किए जाएंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दरअसल वो हिंदू अलगाववाद है। राजमोहन गांधी अपने इस भाषण में हिंदू नेशनलिज्म को हिंदू सेपरेटिज्म कह रहे हैं। वे जनता दल के सांसद थे और जनता दल ने 1991 के इस कानून का समर्थन किया था। इस बहस के पीछे आप भाषण देने वालों के तेवर भी देखिए, जो टीवी डिबेट में आ रहे हैं और जो अलग अलग मंचों से भाषण दे रहे हैं। लगेगा कि हर चीज के विद्वान वही हैं, सारी सही चीजों का दावा उन्हीं के पास है। लेकिन अतीत की गलतियों को सही करने का यह अभियान भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया में और भारत में पहले भी हो चुका है। जहां भी हुआ है आप देखिएगा वहां कितना नुकसान हुआ है। गोदी मीडिया के डिबेट से सावधान रहिए, मत देखा कीजिए। आप पर यह नुकसान थोपा जा रहा है। धर्म के नाम पर आपके भीतर ताकत की हवा भरी जा रही है, झूठी हवा। लेकिन दरअसल आपको डरपोक बनाया जा रहा है। आप डर के मारे दूसरी गलत चीजों का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम केवल धर्म के नाम पर हो रही इस राजनीति में एक पक्ष चुनकर समर्थन करना भर रह गया है। आप ताकतवर नहीं हो रहे हैं। आपको आग में झोंक कर ताकतवर कोई और बन रहा है, सत्ता कोई और हासिल कर रहा है। आप इतिहास नहीं बदल रहे हैं, बल्कि आप अपना एक खराब इतिहास बना रहे हैं, और वह इतिहास अन्याय और क्रूरता के रंगों से रंगा हुआ है। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।